आधी रात का समय था। पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे और फिर अचानक पत्नी अपने पति से बोलती है, सुनते हो जी? पति कहता, हाँ बताओ। कहती है कि वो वाली जो फिल्में हैं, वो जो फिल्में हम देखते हैं कई बार, वो बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे, और जैसा उन फिल्मों में अंग्रेज़ करते हैं, क्या ऐसा हम नहीं कर सकते? अब यह बात सुनने के बाद पति थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, क्यों नहीं कर सकते? वो भी आदमी हैं, हम भी आदमी हैं। इसके बाद पत्नी कहती है, तो ठीक है फिर आज ऐसा ही होने दो। अब जो पति होता है मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है कर लो जैसा तुम्हें करना है। और फिर पति अपनी पत्नी का साथ देता है। पत्नी अब वीडियोज़ में देख देख करके वैसे ही करती है। पति के हाथ पांव बांध देती है और उसके बाद आंखों पर पट्टी बांध देती है। और अब पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी थी और पति को कंबल उड़ा देती है। और पति कहता है, क्या कर रही हो? वह कहती है, मैं तैयार होकर आती हूँ, अभी तुम ऐसे ही कंबल में बैठे रहो। यानी कि पूरा यहाँ पर सिस्टम चल रहा था, हैंग हो रहा था सिस्टम। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद दोस्तों उस पति के ऊपर चाकुओं की बौछार होती है। वह चिल्लाता भी है लेकिन एक दो बार ही चीख निकल पाती है। इतने में तो उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। यह उस पति के साथ ऐसा आखिर क्यों हुआ था? जो पत्नी अभी अभी उसके साथ रोमांटिक हो रही थी, मूड बन रहा था जिस पत्नी का, लेकिन अब वो पत्नी, पता नहीं क्या यहाँ पर हुआ था इस घटना के अंदर, वो पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। इन वीडियो से बहुत जानकारी मिलती है घर गृहस्थी की। आपको लगता भले ही होगा कि ये कैसा वीडियो बनाते हैं सुदेश भाई, लेकिन सुदेश भाई समाज की बारीकियों से निकाल करके वो चीज़ें लेकर आता है जो हमारे समाज के अंदर चुपचाप चार दीवारी के अंदर घटती है, और उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वरना किसी के साथ भी धोखा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर पड़ता है, जहाँ का भटपुरा चंटू गांव पड़ता है। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन है। इस गांव के अंदर 29 जनवरी को राजू नाम का लड़का, जो कि जगता है, सुबह सुबह मम्मी पापा के पास बैठकर चाय पीता है। चाय पीते पीते उसके माँ बाप कह रहे होते हैं कि जा जल्दी जा काम पर, अपने बड़े भैया को बलराम को जगा ले, वो दूसरे वाले घर में सोया हुआ है और तुम तो लेट उठते हो, हाल में तो तुम्हें उठा नहीं जाता, आलसी ही इतने हो गए हो, जैसे माँ बाप कहते हैं। उसके बाद राजू चाय पीने के बाद तुरंत अपना एक बैग सा होता है उनके पास, कट्टा जिसके अंदर सामान रखा रहता, उसको कंधे पर रखता है और सीधा अपने बड़े भैया बलराम के घर पर जाता है कि भैया चलो लेट हो रहे हैं। उसको लगता है कि भैया अंदर से बोल नहीं रहा है, इसका मतलब वह अभी सोया हुआ है। अंदर जाता है कि भैया जगोगे नहीं क्या? जैसे भैया के कमरे में जाता है तो अंदर उसके भाई का तो शव पड़ा हुआ था लहूलुहान अवस्था में। भाई की इस हालत को देखकर जोर से चीख पड़ता है। उसके हाथ में से उसका जो सामान था वह नीचे गिर जाता है। उसकी चीख सुन करके उसकी भाभी, जो दूसरे कमरे में सो रही थी, वह एकदम से जगती है और जग करके वहाँ आकर देखती है तो वह भी ज़ोर से चीख पड़ती है। भाभी का नाम पूजा होता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है कि मेरे पति को कौन मार कर चला गया। 4 साल के बेटे के साथ वह सो रही थी और वहीं पर 9 साल की बेटी भी सो गई थी आकर के, क्योंकि वह रात को कीर्तन में गई थी। अब तो यहाँ पर चीख पुकार मचने लगती है। राजू के माँ बाप भी दौड़ कर आते हैं, क्या हुआ। गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं माहौल गमगीन था। माँ बाप भी ज़ोर ज़ोर से चीख पुकार करने लगते हैं। कोई गांव का भला मानुस पुलिस के पास फ़ोन कर देता है कि यहाँ पर एक मर्डर हो गया है। मर्डर तो साफ साफ दिख ही रहा था, क्योंकि खून से लहूलुहान चाकुओं से उसके ऊपर किसी ने वार किया था। पुलिस आती है, सबको देखती है और देखने के बाद उसको अपने काबू में लेती है और वहाँ से जो भी चीज़ें बरामद होती हैं, जो भी सबूत, जो भी जांच पड़ताल वहाँ से होती है, पुलिस करती है। और उसके बाद पुलिस पूछताछ करने लगती है आस पड़ोस के लोगों से और इसके माँ बाप से और इसकी पत्नी से और इसके छोटे भाई से। पत्नी से पूछा जाता है कि क्या हुआ? पत्नी कहती है, मुझे तो नहीं पता जी, रात में कौन मेरे पति को मारकर चला गया, मेरा तो बहुत सीधा साधा पति था। पुलिस ये कहती है कि तुम्हें इतना पता नहीं चला कि तुम्हारे पति की हत्या कर दी किसी ने? वह कहती है, नहीं मुझे पता नहीं था, मैं दूसरे कमरे में अपने बेटे को लेकर सो रही थी, 4 साल का बेटा है मेरा। पुलिस कहती है, फिर अंदर से दरवाज़ा किसने खोला था?
अब वह पत्नी बताती है पूजा कि अंदर से दरवाज़ा मैंने खोल कर रखा था, क्योंकि मेरी 9 साल की जो बेटी है वो अपनी सहेली के साथ गांव में हो रहा कीर्तन के अंदर गई थी। मैंने सोचा कभी आएगी तो अपने आप खोल लेगी, इसलिए खोल कर रखा था मैंने। और पता नहीं रात में कौन मेरे पति की हत्या करके चला गया। उसके बाद माँ बाप से पूछताछ की जाती है, वो भी बताते हैं कि इसका कोई दुश्मन तो है नहीं। उसके बाद छोटे भाई राजू से पूछताछ की जाती है, जो उसको जगाने के लिए आया था कि भाई चलो काम पर चलते हैं। अब राजू जो होता है रोता रोता एकदम से पुलिस के सामने ऐसी बातें बताता है कि वहाँ का जो माहौल होता है वो गमगीन हो जाता है, और लोग अपने अंतर मन में और बात बात में चुपचाप एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं। राजू बताता है कि मेरी भाभी को उसके भांजे से प्यार है और यह 2-3 बार भाग भी चुकी है। मेरी भाभी ने मेरे भैया की हत्या करवाई है। क्योंकि राजू यूट्यूब पर क्राइम वगैरह के वीडियोस देखा करता है, तो वहाँ पर जब ज़्यादा वीडियोस देखा करता है तो उसको पता है कि ऐसे मामलों में क्या हो सकता है, और पूरा शक वह अपनी भाभी के ऊपर जताता है। और पुलिस अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पोस्टमार्टम का इंतज़ार करती है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आनी होती जब आएगी। अब जब भाभी के ऊपर शक जताया जाता है तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना पूछताछ कर ली जाए। उस भाभी से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाली जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मामला खुल कर आता है। एक तो CDR लोकेशन वगैरह निकाली जाती है। इस घर के अंदर पूजा का भांजा आदेश और उसका एक दोस्त रामचंद्र, इन दोनों के फ़ोन की लोकेशन इस घर के अंदर बोल रही थी रात के समय। और पूजा लगातार अपने भांजे आदेश के साथ बातें किया करती और कई बार तो इन दोनों की लोकेशन एक जगह पर रहा करती। और ऊपर से जो भाभी और रो रही थी पूजा, अब तो यहाँ पर पुलिस को शक जो था वो यकीन में बदल जाता है कि इसका अफेयर है इसके भांजे के साथ, और ये बात सही है और इसी ने अपने भांजे के साथ मिलकर ये कांड किया है। तो पूछताछ जब की जाती है तो अब पूजा टूट जाती है, रो रो कर बताने लगती है कि मुझे बहुत अफसोस है, मैंने अपने सीधे साधे पति की ये हत्या करवा दी और मैंने ही ये कांड करवाया है। पुलिस पूछती है क्यों करवाया है, क्या मामला था, पूरी कहानी बताओ हमें सच्चाई से। अब पूजा बताती है कि मैं, मेरे पति बलराम, हम दोनों की शादी को हुए तकरीबन 11 साल गुजर चुके हैं। हम दोनों के बच्चे हैं, एक बेटी है 9 साल की, एक बेटा है 4 साल का। और उसके बाद बेटे से भी पूछताछ की गई थी पुलिस के द्वारा, तो बेटा भी ये बताता है तुतली आवाज़ में कि हाँ पापा की ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई थी रात को, लेकिन मेरी मम्मी ने कह दिया सो जा मैं होंगी यहाँ पर बाहर। तो अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पूजा बताती है कि हम दोनों की शादी को 11 साल गुजर चुके हैं, 2 बच्चे हमारे पास हैं और पति पत्नी बड़े आराम से रहते हैं। पति का रंगाई पुताई का काम है, जो पेंट वगैरह किया करते हैं ना घरों पर, और उसका काम है। दोनों भाई एक साथ जाया करते हैं और काम किया करते हैं। अब क्या होता है, पूजा घर में अकेली रहती बच्चों के साथ। अब पूजा एक बार अपने भांजे के यहाँ पर जाती है, रिश्तेदारी है, वहाँ पर जाती है। वहाँ पर तकरीबन 7-8 दिन रहने का प्लान था। वहाँ पर रहते रहते इसका भांजा होता है आदेश, वह वहीं पर नहा धोकर आराम से सेंट वगैरह लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर जुल्फ़े काट करके रहा करता था। अब तो पूजा को अपने भांजे के ऊपर आकर्षण होने लगता है, उसको देखने लगती है, उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। और भांजे को भी पूजा बहुत अच्छी लगती थी मामी, और उसकी तरफ वह भी आकर्षित होने लगता है। और अब इन दोनों की बातें और बातों ही बातों में अब गहरा प्यार होने लगता है। फ़ोन नंबर एक दूसरे को आदान प्रदान हो जाता है। तो पूजा उसके साथ संबंध बना बैठती है जब घर पर कोई नहीं था। आज पूजा को बड़ा आनंद आया था ज़िंदगी जीने में, और इसका जो भांजा आदेश था उसको भी बड़ा आनंद आया था। पूजा अपने पति के पास आ जाती है, लेकिन फ़ोन पर रात दिन बातें करती रहती है। और अब क्या होता है, यहाँ पर पति को थोड़ा महसूस हो जाता है कि ये किससे बात करती है, तो वह फ़ोन नंबर चेक करता है तो भांजे से बात करती है। पहले तो ये यही कहती है कि नहीं जी मैं तो वैसी बात कर लेती हूँ, छोटा तो है, कितना छोटा तो है, वह कोई मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करेगा। लेकिन पहली बार पति माफ़ कर देता है, फिर भी वह लगातार रात भर उसी पर बातें करती रहती। खाना भी टाइम पर नहीं बनाया जाता, रात भर रात दिन फ़ोन ही फ़ोन, इस तरह से मामला यहाँ पर चल रहा था। पति एक बार और देखता है तो उसको यकीन हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप पर कुछ गंदी चैट और कुछ गंदे फ़ोटोज़ पड़े हुए थे वो दूसरे वाली फिल्मों के, और यह भांजा क्यों भेजेगा अपनी मामी को। अब तो जो पति होता है वह थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी को डांट धमका देता है और कह देता है कि आज के बाद फ़ोन नहीं करेगी और फ़ोन को बंद करके रख दे। फ़ोन होना बंद हो जाता है, फ़ोन को छीन लेता है। जैसे तैसे अपने प्रेमी अपने भांजे आदेश के पास फ़ोन करती है कि मैं तो बंदिश हो गई हूँ यहाँ पर और तुम मुझे ले जाओ, और भांजा भी इसकी बातों में आकर इसको वहाँ से
भगा ले जाता है। और फिर ये तकरीबन 5-7 दिन रहते हैं बाहर। फिर जो गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े बुजुर्ग, इनको बुलाया जाता है और पूजा से कहा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। पूजा कहती है मेरा पति मुझे धमकाता है, मारता पीटता है। तो पति को समझाया जाता है गाँव वालों के द्वारा, घर वालों के द्वारा। तो पति रखने के लिए तैयार हो जाता है, अपने बच्चों की खातिर रखने के लिए इसको तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा भाग जाती है। अब तो 5-7 बार भाग चुकी थी, बार बार पति इसको रख लिया करता। बच्चों का ख्याल आता कि बच्चे किससे माँ कहेंगे, और जो गांव में पंचायत वाला सिस्टम होता है, पंचायत जो फजीते होते हैं, और वह भी इसको रखने के लिए कह दिया करते, फिर से रख लिया करते। अब फिर से इन दोनों पति पत्नी के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है। ये बताती है कि मेरा पति अब मुझे जली कटी सुनाने लगा था। और दोस्तों अगर सच में देखा जाए, जली कटी क्यों ना सुनाए भैया। जो औरत 6-7 बार भाग चुकी है किसी और के साथ, वो भी भांजे को लेकर के मुंह काला कर चुकी है, वो पति इतना ही बहुत है कि वो माफ़ करके अपने घर में रख रहा है। फिर वो जली कटी फिर किसको सुनाएगा। उसके कलेजे पर जो बीत रही होगी उस समय, वो तो उसका पति ही जानता है ना, बलराम। लेकिन इसको लग रहा था कि ये मुझे जली कटी सुनाता है और मुझे ऐसे कैसे सुना सकता है, मैं जो मन करेगा मैं वो करूँगी, ये कौन होता है मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाला। अब तो दोस्तों यहाँ पर जब जली कटी सुनाता है तो इसको अब सहन नहीं होता। 2 महीने पहले फिर भाग जाती है। उसके बाद फिर से वापस घर वाले ले आते हैं, पंचायत होती है, फजीते होते हैं, और फिर इसको यहाँ पर आना पड़ता है। कहती है मुझे यहाँ पर बार बार आना पड़ रहा था, मैं आना नहीं चाहती थी, मुझे ना बच्चों से लगाव था ना पति से लगाव था। अब दोस्तों यहाँ पर होता है एक नया प्रोग्राम स्टार्ट। ये अपने प्रेमी आदेश से बतराती है, बात करती है कि मुझे ऐसा करो कुछ जो मुझे बार बार यहाँ आना ना पड़े, तुम्हें छोड़ करके। तुम्हारे बगैर मेरा जी नहीं लगता है, ना मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, ना मुझे अपना पति अच्छा लगता है। आदेश बस तुम ही हो, मेरे ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी हो तुम ही हो। आदेश और ये बैठकर बातें करते हैं और फिर इनकी फुल टू प्लानिंग हो जाती है। क्या प्लानिंग होती है कि अगर यह पति रास्ते से हट जाता है किसी तरह से, तो उसके बाद फिर तुम्हें रोकने वाला कौन होगा। तुम्हारा घर भी रह आएगा, वो घर रहेगा, और तुम मेरे पास भी आ जाना, मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। और यह पत्नी अपने प्रेमी की हाँ में हाँ मिलाकर अपने पति की पूरी साजिश रच डालती है। और उसके बाद प्लानिंग ये थी कि मारने के बाद लाश को उठा करके कहीं बाहर फेंक देंगे और कह देंगे कि भाई बाहर से आ रहा होगा, उसकी मौत हो गई। अब इसी प्लानिंग के तहत पूरा मामला सेट कर दिया जाता है। और जो ये प्रेमी आदेश होता है कि क्या मामा जी को वो वाली फिल्म देखने की आदत है क्या, वह कहती है हाँ देख लेता है वो। तो उसके बाद क्या पूरी प्लानिंग उसी की तर्ज पर रचा जाता है कि तुम इस तरह से करना, इस तरह से हाथ पांव बांध देना, और उसके बाद हम काम तमाम अपने आप कर देंगे, तुम चिंता मत करो। और ऐसे ही उसी तर्ज पर दोस्तों वो दूसरे गंदे वाली फिल्में के चक्कर में अपने पति को बांध देती है कि ऐसा हम भी कर सकते हैं, अंग्रेज कर सकते हैं। तो पति हाथ पैर बंधवा लेता, सीधा साधा था, हाथ पैर बंध जाते हैं, आंखों पर पट्टी बन जाती है, और उसके बाद कंबल उड़ा करके और एकदम से घर से बाहर निकलती है और कुंडी अंदर से खोल देती है कि आ जाओ बलमा सोए पड़े हैं। और उसके बाद दोस्तों इसका प्रेमी ने अपने साथ एक रामचंद्र नाम के दोस्त को भी मिला लिया था, और ये दोनों अंदर घुसते हैं और कंबल के ऊपर से ही उसके ऊपर वार करना चालू कर देते हैं और इसकी गर्दन को अलग कर देते हैं। एक बार तो चीखता है और वो चीख इसके 4 साल के बेटे को भी सुनाई देती है, लेकिन इतने में ही वो माँ जाकर के कहती बेटा सो जा, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों इसकी हत्या कर दी जाती है। हाथ पांव बंधे पड़े थे और उसके बाद हाथ पांव खोलते हैं कि भाई कोई ये ना कहे कि हाथ पांव किसने बांध दिए, और फिर उस लाश को उठाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब इनके मन में डर भर जाता है कि ये हमने क्या कर दिया, और आदेश और उसका दोस्त रामचंद्र उस लाश को वहीं छोड़ करके भाग जाते हैं कि अब तुम देख लेना जो भी कुछ होगा। फिर पत्नी रात भर वहीं पर बैठी रहती है लाश के पास। अब उसके मन में विचार आता है कि जो पति मुझे बार बार माफ़ कर रहा था और बार बार मेरी गंदी हरकतों को छुपा रहा था, मैंने उसकी हत्या करवा दी। अब इसको अफसोस होता है जब पति की हत्या करवा देती है, तो रात भर रोती रहती है और सुबह जैसे होती है तो सोचती है कि अब इसको देखती हूँ, ढक जाए तो ये प्रोग्राम किसी तरह से, ये जो कांड हुआ है इस पर पर्दा डर जाए तो देखती हूँ कोशिश करके। और फिर उसके बाद ये अपने कमरे में सो जाती है, और जब छोटा भाई आता है तो ऐसा दिखाती है कि जैसे इसको पता ही नहीं था, और इस तरह से झूठ वगैरह बोलती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए किवाड़ छोड़ रखा था। दोस्तों अब इस कहानी में मासूम पति की जान चली गई, पत्नी ने उसकी हत्या करवा दी, पर एक सीख भी इस कहानी से मिलती है, सबक भी मिलता है। वो सबक कौन सा है? सबक ये है भैया, जो भागने वाली होती है ना उसका पीछा नहीं किया करते। लड़की बस और ट्रेन भाग रही है तो भागने दो, लोगों ने कहा है बहुत सारी आएंगी बहुत सारी जाएंगी। यहाँ पर ये आदमी इसका पीछा कर रहा था, बार बार गलती करती, बार बार घर में बिठा लेता, बार बार माफ़ कर लेता, लेकिन इतना भी ज़्यादा
इंसान को नरम दिल नहीं होना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार गलती करे माफ़ कर दे, लेकिन इतनी बार, 10-10 बार, 9-9 बार, 8-8 बार। तो यहाँ पर दोस्तों इसने इस बात का हर्जाना उठाया और इस मासूम इंसान की जान चली गई। अगर पत्नी भाग रही थी तो उसको भाग जाने देते, भैया तू जा अपने रास्ते, बच्चों को मैं पाल लूँगा, क्योंकि जान तो बची रहती। पर यहाँ तो ना जान रही, ना पत्नी रही और ना बच्चों की अब परवरिश होगी। जिस तरह से माँ बाप करते हैं उस तरह से, इस तरह से मामले हो जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में फिर से वही कहना चाहूँगा, भैया अवैध रिश्तों में घर तबाह होते हैं, घर नीलाम हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, जाने एक दूसरे के हत्यारे बन जाते हैं। और जो अगर भाग रही है तो उसको भागने दें, उसका पीछा ना करें, उसको ज़्यादा रोकने की कोशिश ना करें, 1-2 बार समझाएं। अगर समझ जाए तो बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर वो भागने से रुक ही नहीं रही है कोई औरत, तो उसको ज़्यादा समझाएं ना, वरना तो टंटा काट सकती है कभी भी किसी भी टाइम। क्योंकि बार बार रोकोगे, बार बार, बेशक आप उसको कुछ कहोगे भी नहीं तो भी वह अपने रास्ते में प्रतिरोध आपको समझेगी। जो भी इंसान इस तरह से रोकेगा कि कहीं नहीं जाएगी तो उसको कांटा समझेगी और फिर उस कांटे को वह बहुत जल्दी प्रेमी के साथ निकाल सकती है। ये पॉसिबिलिटी 99% है। तो भैया जो जा रहा जहाँ जाने दो, सब अपने प्रारब्ध का भुगतता है। जो पिछले जन्म में कर्म करके आई है अपने हिसाब से अपना जी कर जाएगी। और हम और आप कौन होते हैं किसी को इस तरह से कोई सही रास्ते पर चलेगी? भाई उसने भी जो बुरे कर्म होते हैं, बुरे कर्म के हिसाब से बुरा ही जीवन जी कर जाएगी। प्रारब्ध को कोई नहीं मिटा सकता। प्रभु श्री राम जंगल में थे, पिता के मरने का टाइम आ गया था दशरथ जी का, तो मरना पड़ा। ये नहीं है कि भाई मेरे बेटे तो भगवान है, वो मेरी मौत को रोक देंगे। नहीं, जो होना है वो होता है। जो जैसा इंसान, जैसी प्रवृत्ति पिछले जन्म में थी, पिछले कई जन्मों में थी, वैसी प्रवृत्ति रहेगी। ऊपर से कवच भले ही ओढ़ ले कोई, मैं सही हूँ, लेकिन जो होता है वो होता है। इसको सोच करके ज़्यादा पागल ना बने कि मेरी वाइफ या फिर मेरा कोई घर का सदस्य ऐसा क्यों है, मेरी वाइफ, मेरी बेटी या मेरी बहन कोई भी ऐसी क्यों है, हमारा परिवार तो सही है। वो भैया उसका प्रारब्ध है, वो जैसी है ऐसी ही रहेगी। बस यहाँ परिवार में कहते हैं ना, अपना कर्जा लेने के लिए पैदा हो गया वो प्राणी, वो जीव, तो इसलिए वो अपना कर्जा लेकर ही जाएगा। तो ज़्यादा टेंशनबाजी ना लें। ये सृष्टि है, संसार बहुत दिनों से चला आ रहा है, युगों युगों से। कैसे कैसे लोग हुए, कैसे कैसे इंसान हुए और कैसे कैसे परिवार बिछड़े, बिगड़े और बसे, न जाने कितनी कितनी हजारों अनगिनत बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो इनमें ज़्यादा टेंशन ना लें, अपनी ज़िंदगी को मस्ती से जिएँ, ऊपर वाले का नाम लें और जो कम जाए वो कमाएँ, परिवार के लिए पूर्ति करें, बाकी ऊपर वाले के ध्यान में रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। विष्णु दत्त हमारे भाई कमेंट करते हैं, मैं गाजियाबाद से विष्णु शर्मा। आपकी कहानी के माध्यम से न जाने कितने घर बस जाते होंगे। आपकी कहानी के माध्यम से पता चलता है कि माँ शब्द एक छोटा सा है, लेकिन दुनिया में इससे बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं होता। जी बिल्कुल जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं। भाई साहब, एक माँ बाप चाहे लड़के लड़की को 6 लड़के लड़की को पाल सकते हैं, लेकिन 5-6 लड़के लड़की एक माँ बाप को पाल नहीं सकते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरपी कुशवाहा कमेंट करते हैं, वक्त रहते पत्नी की समझ में आ गया, घर टूटने से बच गया, वरना माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जी बिल्कुल जी। सलाउद्दीन खान नमस्कार सुदेश भाई। मैं माँ बाप को भी देखो और पत्नी और बच्चों को भी देखो, उनका भी ख्याल रखो, यही संसार है। जी बिल्कुल जी। और बैलेंस तो बनाना पड़ता है हर चीज़ में, वरना बैलेंस नहीं बनाओगे, एक साइड हो जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पूरे परिवार का मतलब ये होता है कि परिवार में लोग बैलेंस बनाकर रहते हैं, तभी परिवार होता है। अगर एक साइड हो गए, पत्नी की साइड हो गए या फिर माँ की साइड हो गए या फिर बच्चों की साइड हो गए, तो भैया बात बिगड़ेगी। सबकी साइड बराबर रहो और तभी जाकर परिवार चलता है। परिवार के सदस्य ही परिवार की धुरी होते हैं। जैसे एक रथ के पहिए नहीं होते हैं, 4 पहिए होते हैं, तो और परिवार के अंदर जो सदस्य होते हैं वो भी इस परिवार रूपी रथ के पहिए होते हैं। अगर एक भी पहिया खराब हो गया, इधर से उधर चला गया, एक साइड में रहा, तो गड़बड़ हो जाएगा। चारों तरफ बैलेंस करके रखना पड़ेगा। इसी तरह से गृहस्थी है, सभी की तरफ देख करके, सभी की बातों का सम्मान करके, सभी की तरफ बैलेंस रखना ज़रूरी है अगर परिवार चलाना है तो। उसके बाद हमारे साथ राजेश सिंह विहार, मोतिहारी, ढाका, कुंडवा, चैनपुर से। सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मुरली कुमार कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर वीडियो, बहुत सुंदर सीख देने वाली कहानी। जितेंद्र कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ अमित पटेल, बिहार बेलवा, मोतिहारी जिला से। रितेश सोनी कमेंट करते हैं,
चंदू राम कमेंट करते हैं, सचिन राणा कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, रेशमा खान हमारे बहन बहुत दिनों में कमेंट किया है, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, ताजिल अहमद वेरी नाइस स्टोरी भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और सुजीत कुमार, माँ बाप तो एक वह कहानी होते हैं जो घर पर बुजुर्ग होने के बाद भी अपने ही होते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, गुरुजी माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं ज़िंदगी में। उसके बाद राजेश सिंह दोबारा से, सुजीत कुमार, प्रवीण बघेल से पूरी रजत सैनी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, उसके बाद कुमार सोनू कमेंट करते हैं, और उसके बाद खड़क राज सिंह कमेंट करते हैं, और राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरनिया बिहार से, रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं पर फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक हैं राम थापा नेपाल से, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, छगनदास खाडाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।